प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। यह खबर आपको विस्तार से बताऊं कि क्यों इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद में अब वो क्या करने वाले, और इस्तीफा देने के बाद में नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उससे पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों में एक प्रधानमंत्री हैं जो दूसरे प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, और ये तस्वीरें महज 7 दिन पहले की हैं। महज 7 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो मिल रहे थे दूसरे प्रधानमंत्री से जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है शिगेरू इस्बा। शिगेरू इस्बा जापान के प्रधानमंत्री हैं और जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। खबर ये है, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जापान के प्रधानमंत्री के साथ में बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे थे। बुलेट ट्रेन में जब वो सफर कर रहे थे तो इनकी तस्वीरों को यहां पर खूब बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। हालांकि लोग अब सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो पनौती है। हालांकि पनौती कहने वाले लोगों से मेरी आपत्ति है कि भाई आप बार बार पनौती क्यों कहते हैं। अब कोई बाहर विदेश में इस्तीफा दे दे तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब की क्या गलती है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी साहब जिसके गले लगते हैं, हाथ मिला लेते हैं, उसके अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको पनौती कह करके जोड़ रहे हैं। हालांकि एक हिंदू की खबर मैं देख रहा था और इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को उपहार दिए थे, और इसमें पश्मीना शाल और उसके साथ साथ कुछ भारत की बनी हुई बाउल और अलग अलग तरीके की कीमती चीजें थी जो उपहार के तौर पर दी थी। लेकिन अब जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। 7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले 2 दिनों के दौरे पर जापान गए थे नरेंद्र मोदी साहब। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत इस्तकबाल किया जा रहा था जापान के अंदर, जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन आज खबर निकल करके सामने आई है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे की पुष्टि भी हो गई है। इनके इस्तीफे के 2 बड़े कारण हैं और उन दोनों कारणों पर चर्चा करेंगे। एक जो कारण है वो भारत में भी एक बड़ा कारण है, लेकिन उस पर बात कितनी हो रही है, चर्चा कितनी हो रही है, इस बात को भी आप समझिए। दूसरा जो कारण है वो जापान का कारण है, लेकिन एक इंटरनेशनल कारण है जिसकी वजह से इनका इस्तीफा हुआ है, और वो जो इंटरनेशनल कारण है वो भारत में भी कारण है। 2 वजह है जिस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। पहली वजह है कि इनकी पार्टी एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो अपना बहुमत खो रही थी। जितने सांसद उनको चाहिए थे उतने सांसद नहीं मिल पा रहे थे। पार्टी के अंदर फूट पड़ रही थी, पार्टी में इनको हटाने का दबाव बन रहा था, और लिहाजा इनको इस वजह से इस्तीफा देना पड़ा कि पार्टी कम से कम टूटे नहीं। दूसरी बड़ी वजह जो इंटरनेशनल वजह है, जो भारत से भी जुड़ी हुई है, दूसरी बड़ी वजह है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर टैरिफ लगाया, भयंकर टैरिफ लगाया। हालांकि भारत में जितना टैरिफ लगाया है क्या उतना ही है, खबर को आप समझिए। जापान पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसकी वजह से जापान की ऑटोमोबाइल सेक्टर वो हिल गया, जापान के अंदर महंगाई बढ़ गई, और यह भी एक बहुत बड़ी वजह बनी इनके इस्तीफे की। हालांकि इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से टैरिफ को कम कराया जाए, टैरिफ को कम कराया भी, लेकिन लोगों की जो नाराजगी थी वो बढ़ती चली गई, महंगाई लगातार बढ़ती चली गई, जापान का ऑटोमोबाइल सेक्टर वो कोलैप्स करता चला गया, और अब कुर्सी कोलैप्स करके, कुर्सी भर भरा करके प्रधानमंत्री की गिर गई है। तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है जापान के अंदर, और यह खबर इसकी पुष्टि हो गई है। सोचिए आप, नेता किस स्वभाव के होने चाहिए, किस तरीके के होने चाहिए। जो पहला बड़ा इनका कारण है इस्तीफे का वो ये है कि इनकी पार्टी एलडीपी, उसके अंदर फूट पड़ने की संभावना थी। सबसे बड़ी बात यह है 1955 में जब इनकी पार्टी बनी है तब से
ये पहला मौका है जब इनकी पार्टी ने दोनों सदनों के अंदर बहुमत खो दिया। और अब जो है इनके इस्तीफे को लेकर के दबाव बन रहा था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर दबाव था। अब भारत में आप सोचिए कि यहां पर चाचा भतीजे की लड़ाई होती है, पार्टी पार्टी के अंदर लड़ाई होती है, पार्टी तोड़ दी जाती है, दो दो पार्टियां बन जाती है, लेकिन नेता इस्तीफा नहीं देते हैं। नैतिकता के हिसाब से जिस पार्टी ने, जिस झंडे ने आपको यहां तक पहुंचाया है, जिन कार्यकर्ताओं ने आपको यहां तक पहुंचाया है, उनके प्रति भी आपकी एक नैतिकता होती है। आप इस्तीफा देकर के कम से कम अपनी पार्टी को टूटने से बचा सकते हैं। लेकिन यहां हमने कितने ऐसे मौके देखे हैं, कितने ऐसे उदाहरण गिनवाए जा सकते हैं कि चाचा भतीजे अलग अलग हो गए, पार्टी दो फाड़ हो गई। इसी तरीके से कई सारे ऐसे भी उदाहरण हैं कि नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया और खुद पार्टी पर सर्वे सर्वा बन करके बैठे रहे। ऐसे भी बहुत उदाहरण है। और दूसरी बड़ी बात, जब इंटरनेशनल स्तर पर भी कोई एक बड़ी वजह बनता है, कारण बनता है कि लोग महंगाई से परेशान हो उठते हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री के इस्तीफे का दबाव बने, तो बताइए क्या कहा जाए इसको लेकर के। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसबा ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। इसबा ने यह कदम सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के भीतर विभाजन से बचने के लिए उठाया है। जापानी मीडिया एनएचके ने यह खबर दी है। इसबा की गठबंधन की सरकार जुलाई में हुई ऊपरी सदन हाउस ऑफ काउंसिलर चुनाव में हार गई थी। इसबा ने इसके लिए हाल में ही माफी मांगी थी। कहा था कि वो इस्तीफा देने के बारे में निर्णय लेंगे। चुनावी हार के बाद में एलडीपी के भीतर इसबा को हटाओ आंदोलन तेज हो गया। पार्टी के कुछ नेता और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई। अब उनके हटने के बाद में एलडीपी में एक नई लीडरशिप की दौड़ शुरू होगी। तो यहां पर तो दौड़ में जितने नेता होते हैं उन्हीं को साइडलाइन कर दिया जाता है। यहां तो भाजपा अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जेपी नड्डा का विकल्प नहीं मिल रहा है। जेपी नड्डा वही लगातार कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मोदी के बाद में तो कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर के तो आप क्या ही कहेंगे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के इस तरह की मारामारी है। इसबा की पार्टी ऊपरी सदन में बुरी तरह से हार गई थी। इसबा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी और उसके सहयोगी दलों ने जुलाई में हुए चुनावों में देश के ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया था। हालांकि उस समय पर उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। जापानी संसद के उच्च सदन में कुल 248 सीटें हैं। इसबा के गठबंधन के पास पहले से 75 सीटें थी। बहुमत बनाए रखने के लिए उन्हें इस चुनाव में कम से कम 50 नई सीटों की जरूरत थी, लेकिन उन्हें केवल 47 सीटें मिल पाई। इनमें एलडीपी को 39 सीटें मिल गई थी। यह हार इसबा के लिए दूसरी बड़ी राजनीतिक असफलता थी। इससे पहले अक्टूबर में निचले सदन का चुनाव हारने के बाद अब यह गठबंधन दोनों सदनों में अल्पमत में चला गया था। यह पहला मौका था जब गठबंधन ने दोनों सदनों में बहुमत खो दिया था। एलडीपी की स्थापना 1955 में हुई थी। देखिए, 50 नई सीटों की जरूरत थी, 50 नए सांसदों की जरूरत थी। 47 आते हैं, 3 नहीं आते, सरकार गिर जाती है। यहां तो 3 आए तो सरकार बन जाती है, 47 आ जाते हैं। सोचिए जरा इस बात को। कोई कहेगा कि भारत से कुछ नेताओं को लेकर के जाना चाहिए था। भारत में कुछ नेता ऐसे हैं जो 3 सांसद आपके आ जाएं, 47 की आपकी जरूरत हो,
तो सरकार बनवा देते हैं। यहां तो 47 थे, 3 और होते सरकार बच जाती, लेकिन 3 नहीं हो पाए। दूसरी बड़ी वजह है टैरिफ। टैरिफ को लेकर के भी जापान की जनता में गुस्सा था। पहली राजनीतिक वजह है, दूसरी सामाजिक वजह है। सुनिए जरा, अमेरिकी टैरिफ से जनता नाराज थी। यह चुनाव उस वक्त में हुआ जब जापान में महंगाई बढ़ी और अमेरिका के टैरिफ को लेकर के लोगों में चिंता थी। बीबीसी के मुताबिक इन दोनों मुद्दों को लेकर के सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ नाराजगी देखी गई। चुनाव में हार के बावजूद प्रधानमंत्री इसबा ने साफ कहा कि वह देश के लिए काम करते रहेंगे, अमेरिका के टैरिफ जैसे मुद्दों से निपटने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछले 3 प्रधानमंत्रियों ने जब सदन में बहुमत खोया था तो उन्हें 2 महीनों के भीतर इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में इसबा पर भी दबाव बढ़ा, यानी एक परंपरा रही वहां पर, और उस परंपरा के हिसाब से इसबा को भी इस्तीफा देना था, लेकिन इसबा अपने इस्तीफा नहीं दे रहे थे। लिहाजा प्रेशर बढ़ा, पार्टी में टूट का भी खतरा, सामाजिक तौर पर भी टैरिफ को लेकर के खतरा, लोगों में गुस्सा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नाराजगी, और अब इस्तीफा हो गया। इसबा ने अमेरिका के साथ में डील कर टैरिफ को कम भी कराया। इसबा ने इसी महीने अमेरिका के साथ में एक व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप दिया, जिसमें जापानी ऑटोमोबाइल पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटा करके 15% कर दिया गया। इस समझौते को निवेशकों ने जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फायदा माना। हालांकि इस समझौते के बावजूद इसबा की राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकी। तो ये है जापान के अंदर जवाबदेही, जिम्मेदारी और जापान की जनता का प्रेशर कि वहां पर टैरिफ को कम किया गया। उसके बावजूद लोग कह रहे थे कि टैरिफ इतना लगा क्यों। और जापान जैसे जो देश हैं, छोटा मुल्क है जापान, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है, जापान जैसे जो देश है वो टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, और ऐसे में अगर आप टैरिफ बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है उनके पेट पर लात लगेगी, जनता में गुस्सा दिखेगा, और जनता तो जवाबदेही जरूर मांगेगी। लिहाजा इस्तीफा हो गया। अब देखिए जरा एक बार, जापान कितना सामान अमेरिका से लेता है और कितना सामान अमेरिका को देता है। जापान और अमेरिका के व्यापार को समझिए। अमेरिका से जापान में निर्यात किया जाता है 7.7 लाख करोड़ रुपए का। निर्यात में नेचुरल गैस, मशीनरी, मांस, दवाइयां और वैक्सीन वो मंगाई जाती है। वहीं जापान से अमेरिका को निर्यात किया जाता है, यानी जापान से अमेरिका को भेजा जाता है, वो है 11 लाख करोड़ रुपए का सामान, यानी 11 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहां पर होता है। और निर्यात में कारें भेजी जाती हैं बड़ी संख्या में, कार, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जनरेटर, गैस टरबाइन और फार्मास्यूटिकल। ये आप देखेंगे तो दोनों का जो व्यापार है बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर है 7 लाख करोड़ 11 लाख करोड़, लेकिन कम से कम इतना अंतर है। भारत को अगर आप देखेंगे तो अंतर बहुत बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जापान के प्रधानमंत्री ने कोशिश की, कुछ कोशिश में सफलता भी हासिल लगी, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोग कह रहे थे कि आपने पहले ने ऐसा नहीं किया, फिर ट्रंप के साथ में आप आगे कैसे चल पाएंगे, ट्रंप आपको बाद में फिर झटका देगा। इस तरह की बातें लगातार हो रही थी, और लिहाजा इस्तीफा हो गया। अब भारत में आप सोचिए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि टैरिफ जैसा मुद्दा वो लोगों की समझ में आ भी जाए। लोग कहेंगे कि नहीं, हमें टैरिफ से क्या मतलब। लेकिन जापान के लोग इस बात को समझ रहे थे कि टैरिफ अगर बढ़ रहा है तो उसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ता है, और बाकी चीजों पर जब असर पड़ता है तो महंगाई बढ़ती है, लोगों की जिंदगी वो बदहाल होती, और लिहाजा वहां पर आवाज उठनी शुरू हो गई। यहां तो आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे हमें टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ा, हम ना अमेरिका का कुछ लेते हैं, ना अमेरिका से कुछ लाते हैं, ना अमेरिका को कुछ देते हैं। लेकिन भारत में भी यह बताया जाता है कि करीब 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर नौकरी पर इस वक्त में तलवार लटक रही है अमेरिका की टैरिफ की वजह से। अमेरिका की टैरिफ की वजह से यहां पर तलवार लटक रही है, आप सोचिए। लेकिन उसके बावजूद क्या अमेरिका में टैरिफ को लेकर के बातें हो रही है? हालांकि अभी कुछ बर्फ पिघलती हुई नजर जरूर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने
कहा कि मोदी जी मेरे दोस्त हैं, महान हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन अभी जो कर रहे हैं मैं उससे खुश नहीं हूं, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। और यहां से नरेंद्र मोदी जी की तरफ से तुरंत तारीफ फिर की जाने लगी। मतलब वहां से डोनाल्ड ट्रंप करीब 30-40 बार बोल चुके, मैंने ट्रेड में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, कि ट्रेड अगर करना है तो सीज फायर करना पड़ेगा, इतनी सारी बातें कही। कुछ नहीं कहा गया ट्रंप। ट्रंप ने एक जो है बधाई में कहा कि मोदी जी तो महान हैं, मेरे दोस्त हैं, इधर से फटाक से बधाई चली गई। क्या मोदी जी को इस तरीके से ट्रंप के सामने तुरंत रिप्लाई करने की जरूरत थी, या एक और कूटनीतिक तौर पर एक झटका होगा? अब ये कितना किस तरीके से काम करेगा समझ से परे की बात है। अभी चीजें आने वाले भविष्य में दिखेंगी कि क्या वाकई शेप ले भी रही है या नहीं। लेकिन अभी जिस तरीके से काम हो रहा है, कम से कम ये कहा जा सकता है कि टैरिफ को लेकर के अमेरिका अभी भी अपर हैंड पर है। भारत अभी भी इंतजार कर रहा है कि अमेरिका किसी तरीके से बातचीत की टेबल पर आए। अब बैक द डोर किस तरह से बात हो रही है कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भारत को जरूरत है इस वक्त में कि टैरिफ को कम किया जाए। और अगर टैरिफ को कम नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन भारत का भी जबरदस्त नुकसान होगा। और हम किस तरह से जो है इस चीज को भुगत पाएंगे, इस बात को भी जरा आप सोचिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जापान के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद में जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, एक बार इसको आप देखिए। भारत का मूड मिजाज आपको समझ में आएगा। एक ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं, जापान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ टैरिफ में डील फेल होने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। भारत में नोटबंदी से तबाही, जीएसटी से व्यापार खत्म, बेरोजगारी गरीबी चरम पर है, चीन घुस आया, वोट चोरी अलग है, फिर भी यहां जुमले बदलते हैं, पीएम नहीं बदलते हैं। ये इस तरह से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। दुनिया के लिए जो शर्म की बात है उस पर हमारे यहां गर्व किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री हाल में ही जापान गए थे। अब जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि अमेरिका ने जापान पर 15% टैरिफ लगा दिया था। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इस्बा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के रूप में टैरिफ रोकने में कामयाब नहीं हुए। हमारे यहां निर्लज्जता से 50% टैरिफ लादे हुए बता रहे हैं कि हमने डंका बजा दिया है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री ने माना कि वो ट्रंप के साथ टैरिफ डील में फेल हुए, इसकी वजह से देश और जनता का नुकसान हुआ, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। ट्रंप ने जापान पर 15% टैरिफ लगाया था। तो कुल मिलाकर के खबरें जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जापान में अब जो हालात हैं, उसके बाद में जापान की नई लीडरशिप कैसी होगी और उस नई लीडरशिप का भारत के साथ में क्या संबंध होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जापान में जो कुछ हुआ है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा उलटफेर है। क्या जिस तरीके से जापान में हुआ है, क्या कभी वो भारत में हो सकता है? क्या भारत में भी नरेंद्र मोदी को लेकर के बीजेपी के अंदर ही इस तरह का असंतोष बढ़ जाए कि नरेंद्र मोदी को हटाओ? हालांकि बहुत बार होता है कि यह कहा जाता है कि गुजरात लॉबी ने पूरी भाजपा को जो है वो अपने चुंगल में ले रखा। ये बातें सोशल मीडिया पर बीजेपी के आलोचक खूब लिखते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की उम्र वो भी 75 वर्ष जब पार हो रही है, तब भी उस वक्त में बहुत सारी बातें कही गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नरेंद्र मोदी वो 240 पर है। अगर अगले चुनाव में और कम हो गए, फिर भी अगर वो प्रधानमंत्री बनना चाहें, तो क्या उनके सामने भी इसी तरह की स्थिति होगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।